जय श्री राम दोस्तों। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है? आगे मनमोहन सिंह जी ने कहा प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। शायद भूल गए कि ताश के पत्तों में सबसे बड़ा हुक्म का इक्का होता है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुलाम के 3 पत्ते फेंके हैं। आपने जो गुलाम और बादशाह की बात कही, मैं आपकी बात का पूरा इस्तकबाल करता हूँ। हाँ, हम गुलाम हैं किसके? हम बिल्कुल राम के गुलाम हैं। कि मेरे भाई जरा अपने बादशाही परिवार के बाहर का एक यादव बता दे जिसको कभी मुख्यमंत्री बनाया हो। कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो बिहार में मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, फिनिश। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई, फिर उनके दूसरे भाई, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिनिश। सही है सर, हम भगवान के गुलाम, जनता के गुलाम, और आप बादशाही, और कौन से शहंशाह आलम वाली बादशाही जिसमें आउटसाइड परिवार नो एंट्री। लेकिन अगर कोई पार्टी समय से अपने चेहरों को लोकतंत्र में बदलती नहीं है ना, तो फिर जनता उसको बदल देती। जय श्री राम दोस्तों। तो आ गया हूं एक नई डिबेट लेके, और आज की डिबेट होने वाली है जो बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीत के अपने मुख्यमंत्री घोषित किए हैं। तो जो मुख्यमंत्री घोषित किए हैं उसी के ऊपर ही डिबेट चल रही है। डिबेट है टाइम्स नाउ नव भारत चैनल से, और डिबेट में भाग ले रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, मनोज यादव समाजवादी पार्टी से, तहसील पूनावाला कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विशेषज्ञ, हर्षवर्धन और आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार। तो विपक्ष का कहना है कि इतने दिन क्यों लग गए मुख्यमंत्री बनाने में, और बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया और हाईकमान ने 3 गुलामों को मुख्यमंत्री बना दिया। अब बारी थी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की, और उन्होंने गुलाम और राजा का फर्क ऐसा समझाया विपक्ष को कि उनकी बोलती बंद हो गई। तो देखते हैं किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को आईना दिखाया। तो शुरू करते हैं इस डिबेट को। कुछ ना कुछ फेरबदल तो करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश से मैसेज जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कुछ समीकरण बदलेंगे नहीं। आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूं। देखिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने गुलाम के 3 पत्ते फेंके हैं, लेकिन बड़ी खुश नजर आ रही है बीजेपी। आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया अलायंस के पास बादशाह के 3 ऐसे पत्ते हैं जो आने वाले समय में हम खोलेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को पता है कि इंडिया अलायंस के हुक्म के, या जो भी पान का या चिड़ी का जो भी बादशाह का पत्ता है, वो जब पड़ेगा तो बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो शायद मेरे ख्याल से भरभरा के गिर पड़ेगा। क्या बीजेपी कोई 3 काम बता सकती है बैकवर्ड के लिए? हम तो चाहते हैं राज्यसभा सांसद महोदय त्रिवेदी जी इस कामों को बताएंगे, और मैं सुनना चाहूंगा, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। चलिए, तो भर भर के मिल सवाल आपने सटीक पूछा है, जवाब देंगे सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन उससे पहले मैं इतना बता दूं, पता नहीं है आप चुनाव का जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि पत्तों की अगर आपने बात की, आप बादशाह निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गुलाम, पर आप शायद भूल गए कि ताश के पत्तों में सबसे बड़ा हुक्म का इक्का होता है। और वो हुक्म का इक्का कौन है? क्योंकि आपकी गिनती तो बादशाहों पे रुक गई। हुक्म का इक्का कौन होगा? सुधांशु त्रिवेदी जी आप बता दें। देखिए, बिल्कुल मैं मनोज यादव जी की बात का रिवर्स में होता हूं। इन्होंने 3 काम कहा। पहला, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। दूसरा, नीट की परीक्षा जिसमें एमबीबीएस और उच्च शिक्षा संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, वह आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। तीसरा, आज के समय में सबसे अधिक पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री यदि किसी एक केंद्र की सरकार में हैं तो वो मोदी जी की सरकार में है। ये 3 काम तो आपको बता दिए, और आपने जो गुलाम और बादशाह की बात कही, मैं आपकी बात का पूरा इस्तकबाल करता हूं। हां, हम गुलाम हैं किसके? मैं तुलसी की वह पंक्ति बोलता हूं जो तुलसीदास जी ने अपने लिए बोली थी, राम बोला नाम है गुलाम राम साही को। हम बिल्कुल राम के गुलाम हैं। मनोज यादव जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मोहन यादव जी ने कहा, बिल्कुल साहब महाकाल की नगरी में हैं और महाकाल के गुलाम हैं।
आपके लिए वो एक बहुत बड़े प्रश्न बन गए हैं, सवाल बन गए हैं, वो एक अलग बात है। बादशाह आपने बहुत अच्छा बोला, आपके यहां तो साहब बादशाही है। बादशाह के परिवार के बाहर किसी को कोई सत्ता में स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए मैं दर्शकों को याद दिला देना चाहता हूं कि मोहन यादव जी हमारे दूसरे यादव मुख्यमंत्री हैं। पहले थे बाबूलाल गौड़ जी और दूसरे हैं ये। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि मेरे भाई जरा अपने बादशाही परिवार के बाहर का एक यादव बता दें जिसको कभी मुख्यमंत्री बनाया हो, या जो बिहार में है वो जो गरीब गुरबा की परिवार की राजनीति का दावा करने वाला बिहार का सबसे अमीरो अजीम परिवार है, उसके परिवार का बाहर का एक व्यक्ति बता दें। जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो बिहार में मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरा बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी, फिनिश। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई, फिर उनके दूसरे भाई, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिनिश। सही है सर, हम भगवान के गुलाम, जनता के गुलाम, और आप बादशाही, और कौन से शहंशाह आलम वाली बादशाही जिसमें आउटसाइड परिवार नो एंट्री। संतोष जी, और क्या आप मानते हैं कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ना बादशाह ना गुलाम पर नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड? नविका जी, मैं ताश के पत्तों से नहीं खेलता। मेरे दो बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने मात्र से पूरी जाति का वोट अगर उनको मिल जाता, तो आज की तारीख में अखिलेश यादव पिछले 25 सालों से या मुलायम सिंह यादव पिछले कई सालों से वो ओबीसी के नेता होते हुए उत्तर प्रदेश में कभी उनकी सरकार जाती नहीं। तो ये एक मिथ है कि हमने फला जाति के लोगों को खड़ा कर दिया इसलिए वो अब सारी जाति के लोग उनको वोट दे देंगे। दूसरा प्रश्न ये कि मोहन यादव जी को तो बनाया अच्छा किया, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो तस्वीर उस चिट को देखने के बाद सामने आई है, मुझे लगता है वो इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, विधायकों की राय से मुख्यमंत्री को चयन करने की बात करती थी, वो वसुंधरा राजे की उस तस्वीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि शायद उनको अंतिम समय पता नहीं था, या शायद राजनाथ सिंह को भी नहीं पता था। वो चिट्ठी उनको दी गई, फिर उन्होंने देखा और उसके बाद चेहरा उनका फक रह गया। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है? अगर विधायकों की राय होती तो फिर विधायकों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी ना पत्ते खेलते हैं लेकिन चेहरे पढ़ लेते हैं, आपने क्या पढ़ा चेहरों पर? देखिए नविका जी, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। आशुतोष जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वसुंधरा जी बड़ी निराश थी, बड़ी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो मुश्किल होती ही होती है। शिवराज जी भी भावुक हो गए थे, रमन सिंह जी तो अब विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी समय से अपने चेहरों को लोकतंत्र में बदलती नहीं है ना, तो फिर जनता उसको बदल देती है। और हाई कमांड कल्चर से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अगर परफॉर्म करते हैं तो जनता उनको चुन लेती है, स्वीकार कर लेती, नहीं तो उनको भी बदल देती है। लोकतंत्र में क्या होता है। और जहां तक रही विधायकों की सहमति की बात, आप जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो समय लिया गया है, ये पार्टी बदल दीजिए। बार बार लोग कहते हैं कि भाजपा अलग नहीं है, कांग्रेस जैसी हो गई, ये कोशिश होती है। तहसीन भाई का तो समझ में आता है, लेकिन आशुतोष जी ये कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि वो तो सबको देखा है उन्होंने अंदर बाहर से। कांग्रेस पार्टी यही होती तो अभी आपको 5 विधायक अलग अलग ताकतवर मुख्यमंत्री पद के दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग पत्रकारों को बयान दे रहे होते, लामबंदी हो रही होती। इन 9 दिनों में ना रिसोर्ट बुक हुए होते, रिसोर्ट। बाहर कोई डीके शिव कुमार लाया जाता, बाहर किसी ताकतवर आदमी को लाया जाता। तब अगर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनको भी लगाया जाता था। ये फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। वो अगर कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। गुलाम कहा जा रहा है कि गुलाम बन गए। राजनीति में किसी व्यक्ति को जो पूर्व मंत्री रहा हो, आदिवासियों का इतना बड़ा नेता रहा, उसको गुलाम कहना, ये मतलब मैं तो नहीं समझ पाता कि कौन सा राजनीतिक विजन है, कौन सी राजनीतिक दृष्टि है। जो डॉक्टर मनोज यादव हैं, जो 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, छात्र संघ की राजनीति से आते हैं, मोहन यादव विधायक चुने गए। मोहन यादव, मनोज यादव जी तो हमारे साथ बैठे हैं। मोहन यादव, माफ कीजिएगा, देखिए अब यादव में अब पता नहीं चलेगा, अब ये मुश्किल होने वाली है। अब कई बार ऐसा होगा कि मैं बोलते वक्त मोहन मनोज यादव बोल जाऊंगा। वैसे शुभकामनाएं। विष्णु मोहन भजन याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे।
नविका जी कह रहा हूं कि मेरी तो शुभकामनाएं मनोज यादव जी को भी है कि ये भी जल्दी से समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, जब भी जनता इनके जनादेश दे। लेकिन मोहन यादव को भी अगर आप देखें तो जिस तरह से उनका करियर रहा है, 2003 में उनको टिकट मिला और टिकट कट गया, और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बल्ब हूं, पार्टी जला देगी तो जल जाऊंगा, बुझा देगी बुझ जाऊंगा। और यही आप भजन लाल शर्मा को देखें, 4 बार के महामंत्री हैं संगठन के। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की फंक्शनिंग में बहुत फर्क है। यहां पूरी तरह से जो लोग निष्ठावान वैचारिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनको समझती है कि ये संघ पृष्ठभूमि से हैं, संगठन के लिए निष्ठावान रहे, चुपचाप जो भी जयपुर जाता है वो जानता है भजन लाल शर्मा कार्यालय में मिलेंगे। वो उस तरह के नेता नहीं कि कोई बहुत माहौल बना दे, बड़े सामान्य से नेता दिखते हैं, पहली बार विधायक चुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता को उत्साह देता है, वर्कर को। नेता तो परेशान होते हैं भाई, जो बड़े बड़े नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे वो दुखी होंगे, हो सकता है वो अपने ड्राइंग रूम में पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हों। लेकिन जो वर्कर है, नया नेता बनना चाहता है, उसको लगता है इसीलिए तो हम इस पार्टी में आए। ये तो बहुत फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में। चुनावी रणनीति में इसका क्या काम, जब मास्टर स्ट्रोक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल चुके हैं? नाविका जी, मैं गौर से आपकी बात को सुन रहा था। ये आपने जो मास्टर स्ट्रोक कहा, ये वही चीज है, भाजपा वही कर रही है जो कांग्रेस जब सत्ता में थी, पावर में थी, केंद्र में वो कर रही थी। कास्ट इक्वेशंस और हाई कमांड तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और आपने तो काफी कवर किया सभी राजनीतिक दलों को। तो इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? जो कांग्रेस करती थी वही भाजपा करती थी। हाँ, बस यही गुजारिश है कि भाजपा हिपोक्रेट ना बने कि हमारे वहां बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, हम पार्टी में डिफरेंस है। वसुंधरा जी का अगर वो क्लिप आप प्ले कर दे, जब राजनाथ सिंह जी ने उनको चिट्ठी दी कि आपको नाम पढ़ना है, वसुंधरा जी आश्चर्यचकित हो गई कि ये नाम मुझे पढ़ना ही थी, कि भाजपा का अंदरूनी मामला है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन भाजपा कुछ अलग नहीं कर रही जो कांग्रेस कर रही है, वही कर रही जो कांग्रेस कर रही थी। तो इसमें अलग क्या है? तो भाजपा क्यों कहती है कि हम पार्टी विद डिफरेंस है? पहली बात। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आपने उनका बाइट सुनाया कि मेरे लिए सिर्फ 4 ही जाति है। अगर सिर्फ 4 ही जाति है तो ये जो आप विश्लेषण करते हो, यहां पर ब्राह्मण को मौका दिया, यहां पर ओबीसी यादव को मौका दिया, वहां पर ट्राइबल को मौका दिया, ये कास्ट इक्वेशन बनाया, ऐसा कास्ट इक्वेशन बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी दल में लोकतंत्र नहीं है, भाजपा भी नहीं है। हाईकमान ने तय किया ये नाम हमको चाहिए, कांग्रेस में भी नहीं है, ये तो आप मानते हैं। अगर यही तो आरोप भाजपा लगाती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, किसका वोट लिया गया? किससे पूछताछ की? चलिए, प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी भेजी, उनका अंदरूनी अधिकार है। कास्ट कॉम्बिनेशन पे क्या सभी दल करते? तो इसमें कौन सी नई बात हुई? सुधांशु त्रिवेदी जी, नई बात कोई नहीं है। जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी का था आपने अपना बना लिया, इसको मास्टर स्ट्रोक कैसे कहा जाए? देखिए, मैं तहसीन भाई से कहना चाहूंगा, आपने मुख्यमंत्री की बात कही, बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन एक जनरेशन के बाद सहज स्वाभाविक रूप से होता है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कार्यकर्ताओं को और पीछे की पंक्ति में खड़े कार्यकर्ताओं को योग्यता और अवसर के अनुसार मौका दिया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, 20 साल पहले वसुंधरा जी जब नेता बनी थी, याद करिए राजस्थान में कितने दिग्गज नेता थे हमारे यहां, भैरव सिंह शेखावत, जसवंत सिंह, हरिशंकर भामड़ा, कैलाश मेघवाल, नरेंद्र किशोर चतुर्वेदी, परंतु फिर भी युवा नेता के रूप में उनको स्थान दिया गया था। और जिस जमाने में शिवराज सिंह चौहान जी बने थे, उमा भारती जी कितनी बड़ी नेता थी, सुंदरलाल पटवा जी थे, उस जमाने में कैलाश जोशी जी थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। अब यहां पे मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां सहज स्वाभाविक परिवर्तन है। इवन मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब श्री नरेंद्र मोदी जी 1990 में पहली बार भाजपा के संगठन में आए तो मोदी जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, गोविंदाचार्य जी थे, सुषमा स्वराज जी थी, बाद में 90 के दशक में अरुण जेटली जी, वेंकैया जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग आए, सब एक से एक योग्य थे। आज जब आए तब सबको लगा अरे ये कैसे? जब शिवराज जी आए थे तो वो कितने लो प्रोफाइल माने जाते थे, उमा भारती जी के उस ग्लैमर के मुकाबले लोग लगता था ये क्या? शिवराज जी ने प्रूव किया। मोदी जी आए थे तो याद करिए तब केशु भाई पटेल और कितने बड़े बड़े नेता होते थे, मोदी जी ने अपने को प्रूव किया। मगर मान्यवर तहसीन जी, आप क्या कहो, मैं सिर्फ एक उदाहरण कोट करना चाहता हूं। आज ही वैसे प्रणब मुखर्जी जी की बेटी शर्मिष्ठा जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसमें बहुत कुछ लिखा है, मगर प्रणब दा की एक पुस्तक के विमोचन के समय मैं याद दिलाना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी का बयान, जो उन्होंने सोनिया जी की उपस्थिति में बोला। उन्होंने कहा कि जब मुझसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास मिलने गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे मनमोहन सिंह जी ने कहा प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं।
मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आपके अंदर की कहानी ये, जो आपके आखिरी प्रधानमंत्री थे, और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अप्रैल 1946 की उस बैठक में, जिसमें एक वोट मिला पट्टाभी रमैया को, एक वोट मिला कृपलानी जी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को, प्रदेश समितियों के 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को, और वो बन गए। तो मैंने कोट किया ना तहसीन भाई, ये मौलाना आजाद की किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम में इसका डिटेल है, आचार्य कृपलानी की किताब माई डेज विद गांधी में है, दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में, और मैंने प्रणोदा की किताब का तो पहले ही कोट किया, और आज उनकी बेटी का। तो आपकी कहानी तो आपके अपनों की जुबानी दुनिया के सामने है, मतलब इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक सवाल सुधांशु जी को। सुधांशु जी, बड़े अदब से आपसे पूछना चाहता हूं, मान ले आप ही के लॉजिक को आगे ले जाते, आप ही के तर्क को, अगर 2024 में भाजपा दोबारा से जीतती है तो फिर क्या ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कंटिन्यू नहीं करेंगे, कोई युवा नेताओं को लाएंगे? चलिए सुधांशु जी जवाब दीजिए। मान्यवर, मोदी जी का निर्णय भी तो पार्टी ने ही लिया था। जब बाकायदा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई सर्वसम्मत से, पहले वो चुनाव अभियान, देखिए पहले वो मुख्यमंत्री बने, जब वो 3 बार जीत के आए तो उन्हें 2014 में, सुनिए, मई 2013 गोवा की कार्यकारिणी में, जिसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बाई चांस मैं नहीं की थी, उसमें बाद में मोदी जी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 4 महीने के बाद 13 सितंबर 2013 को बाकायदा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, और हर जगह उन्होंने अपनी योग्यता साबित की। तो हर जगह वो साबित करते हुए आ रहे हैं। अब उचित समय के ऊपर जो भी निर्णय होगा पार्टी समय पे लेती रहती है। देखा आपने किस तरीके से विपक्ष मुद्दे ढूंढ रहा है, क्योंकि विपक्ष मुद्दाहीन हो गया है, उसके मुद्दे ही नहीं बचे, क्योंकि जो कुछ मुद्दे थे उन्होंने इस इलेक्शन में उठा दिए, और बीजेपी की प्रचंड बहुमत से 3 राज्यों में सरकार आ गई। अब वो सोच रहे कि क्या करें, चलो मुख्यमंत्री को लेके ही कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं ताकि कुछ तो मुद्दा मिले। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने भी ऐसे जवाब दिए कि अगलों की बोलती बंद कर दी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।